हेलो एवरीवन। आज हम लोग गारंटीड 145 प्लस इन ऐसे पेपर जो सीरीज हमारा चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग ऐसे टॉपिक। ऐसे टॉपिक यूपीएससी एग्जाम में जो ऐसे पेपर्स होते हैं उनको समझना कैसे है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है कि उनको पहले समझें तभी तो उनका ऐसे लिख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। यूपीएससी एक्सपेक्टेशंस एंड गाइडलाइंस लास्ट वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में बताया था। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस तरह से आपको ऑर्डरली फैशन में अरेंज करना है, चीज़ों को कंसाइजली लिखना है एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन आने चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि ऐसे पेपर जो होगा उसमें या तो इजी ऐसे आएंगे या टफ ऐसे आएंगे। अगर कोई टॉपिक इजी है तो वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, राइट, क्योंकि ऑलरेडी आपने जीएस पेपर एंड ऑप्शनल पेपर के लिए प्रिपरेशन किया है तो इतना आपका लेवल है। इजी पेपर आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ, राइट। जैसे कि कोई इजी टॉपिक है इस तरह का, इम्पैक्ट ऑफ द न्यू इकोनॉमिक मेजर्स ऑन फिस्कल टाइज बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स इन इंडिया। 2017 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। न्यू इकोनॉमिक मेजर्स जो लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इनका क्या इम्पैक्ट होगा, किस चीज़ पे, फिस्कल टाइज बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स पे लिखना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसे टॉपिक लेते हैं, नेग्लेक्ट ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इन इंडिया आर रीजन फॉर इट्स बैकवर्डनेस। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बस आपको कीवर्ड्स का ध्यान रखना है। यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में लिखना है, सेकेंडरी या टर्शियरी हेल्थ केयर के बारे में आप नहीं लिख लें। टॉपिक आसान है। देन जैसे 2019 में देखते हैं, बायस्ड मीडिया इज ए रियल थ्रेट टू इंडियन डेमोक्रेसी। आसान टॉपिक है। आसान इन द सेंस कि आपको समझ में आ जा रहा है, आपने एक बार ऐसे टॉपिक पढ़ा और आपको समझ में आ गया। आसान इस सेंस में है। जब इनको भी डील करेंगे तो इनको भी डील करने का एक अलग तरीका होगा, वो हम लोग सीखेंगे आगे दूसरे वीडियो लेक्चर्स में, राइट। अभी तो बस देख रहे हैं कि ऐसे टॉपिक समझते कैसे हैं, पहले समझें उसके बाद तो उसको डील करें। देन 2018 में है, पॉवर्टी एनीवेयर इज ए थ्रेट टू प्रोस्पेरिटी एवरीवेयर। इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हर एक तरह की प्रोस्पेरिटी से आप ऐसे को कनेक्ट करते जाएं कि किस तरह से पॉवर्टी बढ़ती जा रही है। सो 2019, 17, 18 इस सब में भी क्वेश्चंस ऐसे आते थे जो कि आप इजीली डील कर सकते थे। बट क्या हो गया है कि 2021 से ऐसे टॉपिक बहुत ज़्यादा टफ पूछने लगे हैं। आर्ट के आस्क जो ऐसे टॉपिक्स होता है वो फिलोसफिकल ही पूछने लगे हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी टफ हो गया है उन्हें समझना। देन टफ टू अंडरस्टैंड टॉपिक्स जो होंगे वो जनरली 3 तरह के टॉपिक्स होते हैं, और इस टॉपिक्स में फिलोसॉफिकल ऐसे पूछ लेते हैं, कंबाइंड स्टेटमेंट टाइप ऐसे पूछ लेते हैं, देन कोट बेस्ड ऐसे पूछ लेते हैं, राइट। तो इन तीनों को हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हमको समझना है, किस तरह से हम लोग इनको डील करेंगे। तो आगे चलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो भी आपको ऐसे टॉपिक है, ऐसे टॉपिक को आप टोटलिटी में देखें, कंप्लीटली पढ़ें। ये नहीं कि आपने आधा स्टेटमेंट पढ़ लिया और फिर आधा स्टेटमेंट को छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप जो भी ऐसे टॉपिक मिले उनको कंप्लीटली एज ए सेंटेंस पढ़ें और उनसे जो भी मीनिंग निकल रहा है उस मीनिंग को आप लेकर के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, वी ओवर एस्टिमेट how much we understand the world and underestimate the role of chance in event। अब देखिए यहाँ पे हाफ जो स्टेटमेंट है, we overestimate how much we understand the world, सिर्फ इतना ही ऐसे टॉपिक हो सकता था। ये बहुत ही ब्रॉडली कवर कर सकता है ऐसे को। इसमें कोई भी लिमिटेशंस नहीं है कि हम किसी चीज़ को कैसे ओवर एस्टिमेट करते हैं, राइट। किसी वर्ल्ड कंट्रीज़ को लाइक यूएसए को हम ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। जैसे कि
पहले हम लोग को पता था कि यूएसए की हेल्थ सेक्टर्स जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जब कोरोना पेंडेमिक आया तो हम लोग को पता चला कि नॉट द केस, राइट। सो वी ओवर एस्टिमेट हाउ मच वी अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एंड अंडर एस्टिमेट द रोल ऑफ चांस इन द इवेंट। तो इस टॉपिक को कंप्लीटली लेना है। अब वी ओवर एस्टिमेट हाउ मच वी अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, और इसके साथ जो है जब रोल ऑफ चांस इन इवेंट ये जुड़ गया, तो अब आप किस चीज़ सब में ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं? जहाँ पे लोगों को रोल ऑफ चांस मिला है। तो ऐसे टॉपिक जो है वो बहुत स्पेसिफिक हो गया, नैरो हो गया, और इसी को आपको कवर करना है इन एग्जाम। सेकेंड टॉपिक से समझते हैं। 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, पेट्रियार्की इज द लिस्ट नोटिस्ड। अब देखिए, अगर इतना ही क्वेश्चन पढ़ें, ठीक है, पेट्रियार्की इज द लिस्ट नोटिस, तो आप दिखा सकते हैं कि कैसे पेट्रियार्की जो है वो हर एक डायमेंशन में, पॉलिटिकल डायमेंशन में, सोशल डायमेंशन में, इकोनॉमिक डायमेंशन में, हर एक डायमेंशन में कैसे पेट्रियार्की जो है वो लिस्ट नोटिस्ड है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, राइट। बट द ऐसे टॉपिक सेज पेट्रियार्की इज द लिस्ट नोटिस्ड येट द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर ऑफ द सोशल इनइक्वालिटी। अब जो आपको ऐसे टॉपिक लिखना है वो पेट्रियार्की तो लिखना ही लिखना है, बट आपके डायमेंशंस जो है वो नैरो हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सोशल इनइक्वालिटी के बारे में पूछा है, राइट। अब आप इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा नहीं लिख सकते, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा नहीं लिख सकते, सोशल इनइक्वालिटी में जो पेट्रियार्की का जो रोल है, जो जिस तरह से ये लिस्ट नोटिस्ड है, अब आपको वही लिखना है। तो समझ रहे हैं बात? ऐसे टॉपिक को इन टोटलिटी कंप्लीट में देखना है, बाइफरकेट करके ना देखें। देन 2019 में एक ये क्वेश्चन आया हुआ है, साउथ इंडियन सोसाइटीज आर वुमेन not around the states but around their plural culture and plural identities। अब अगर हाफ स्टेटमेंट यहाँ भी देखें, ठीक है, तो साउथ इंडियन सोसाइटीज आर वुमेन नॉट अराउंड द स्टेट्स, तो स्टेट्स के अराउंड वुमेन नहीं होगा तो क्या क्या वुमेन हो सकता है बताइए? बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसके अराउंड वुमेन हो सकता है, सिविल सोसाइटी के अराउंड वुमेन हो सकता है, एनजीओ के वुमेन हो सकता है, और बहुत सारे पैरामीटर्स जो हैं उनके अराउंड वुमेन हो सकता है। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन पूछता है कि बट अराउंड द प्लूरल कल्चर एंड प्लूरल आइडेंटिटीज। तो अब हमारा जो ऐसे हो गया वो बहुत ही स्पेसिफिक हो गया कि हमें साउथ इंडियन सोसाइटी जो है इनके बारे में लिखना है, और ये लिखना है कि किस तरह से ये प्लूरल कल्चर एंड प्लूरल आइडेंटिटीज के अराउंड काम करती है। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि पूरे टॉपिक को आपको एक साथ पढ़ना है। चलिए आगे चलते हैं। देन कोई भी ऐसे है, इसमें कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप कभी भी ऐसे के कीवर्ड्स को ही लेके आगे बढ़ें, एंड यू शुड रिपीट दिस कीवर्ड्स मल्टीपल टाइम्स इन द ऐसे। इससे ऐसा फील आएगा ना कि आपने ऐसे को डेविएट नहीं होने दिया है, आपने एग्जैक्टली टू द पॉइंट ऐसे लिखा है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड। समझ में आ रहा है? सेल्फ डिस्कवरी है, सेल्फ डिस्कवरी हम अपने आप को समझते हैं, अब उसकी प्रोसेस, ये 2021 में क्वेश्चन आया है। अब इस तरह के क्वेश्चंस अचानक से आ जाएं तो कोई भी स्टूडेंट घबरा सकता है, बट आप समझिए कैसे समझते हैं टॉपिक्स को। अगर आप समझ जाएंगे तो फिर बहुत ही आसान हो जाएगा। आपके पास ऑलरेडी इतना नॉलेज है कि आप किसी भी टॉपिक को डील कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, यहाँ पे कीवर्ड्स क्या हो गया? एक तो प्रोसेस आ गया, दूसरा सेल्फ डिस्कवरी आ गया, तीसरा टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड आ गया। सेल्फ डिस्कवरी का जो प्रोसेस है वो अब टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड हो गया है। कैसे आउटसोर्स हो गया है इसको हम लोग आगे देखेंगे, बट अभी तो आपको समझ में आ गया कि ये 3 कीवर्ड्स हैं। देन सेकेंड टॉपिक इज योर परसेप्शन ऑफ मी इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ यू, माई रिएक्शन टू यू इज एन अवेयरनेस ऑफ मी। ये 2021 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। आप जो मेरे बारे में सोचते हैं, जो आप मेरे बारे में समझते हैं,
वो आपका ही रिफ्लेक्शन है। आप जिस तरह से सोचते हैं, आपके माइंड जिस तरह से काम करती है, वो उस तरह से जो है आप मेरे बारे में भी सोचेंगे। एंड माई रिएक्शन, अब इस चीज़ पे मेरा रिएक्शन कैसा होगा वो आपको तब पता, इस तरह से पता चलेगा कि आपके पास अवेयरनेस कितना है। राइट, योर परसेप्शन ऑफ मी इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ यू, माई रिएक्शन टू यू इज एन अवेयरनेस ऑफ मी। आगे चलते हैं। अब करना क्या है, हम लोग अभी देख रहे हैं कि टॉपिक्स को समझते कैसे हैं, तो और ज़्यादा डिटेल में हम लोग कैसे समझें ऐसे टॉपिक को। कुछ ऐसे टॉपिक्स अगर आ गया है जो कि जल्दी से समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर क्या करना है, आपके पास रफ पेज दिया होता है, लास्ट में रफ पेजेस लगे हुए होते हैं आंसर बुकलेट में। इन दैट रफ पेजेस आपको लिखना है फ्रेम क्वेश्चंस बाय यूजिंग दीज कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा जरूरी है, अपने मन से क्वेश्चंस ना फ्रेम कर लें, देन वो एग्जैक्टली टू द पॉइंट ऐसे नहीं बन पाएगा। बहुत जरूरी है कि आप कीवर्ड्स को फॉलो करें। लेट सपोज कि ये वाला एग्जांपल लेते हैं, दूसरा वाला, योर परसेप्शन ऑफ मी इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ यू, माई रिएक्शन टू यू इज एन अवेयरनेस ऑफ। तो अब आप किस तरह से बनाएंगे इस पे क्वेश्चन कि हाउ परसेप्शन ऑफ मी इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ, ठीक है, कि आपका परसेप्शन, आपका ही रिफ्लेक्शन कैसे है। आप एक ह्यूमन है और आपका एक माइंड है, वो एक तरह से सोचता है, कोई पॉजिटिव सोचता है, कोई नेगेटिव सोचता है, कोई मिक्स सोचता है। तो इस तरह से जो है आपका एक सोचने का तरीका है, एंड दैट मेक्स ए परसेप्शन अबाउट समथिंग, अबाउट एन ऑब्जेक्ट, अबाउट ए पर्सन, राइट। सो ये जो परसेप्शन मेरा किसी की तरफ बनेगा, परसेप्शन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के इन रेस्पेक्ट में जो मेरा परसेप्शन बनेगा, दैट वुड बी द रिफ्लेक्शन ऑफ माई इनर सेल्फ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग इस तरह के को कवर कर लेंगे। हाउ रिएक्शन टू यू इज एन अवेयरनेस ऑफ मी। अगर आप ये देखेंगे तो किस तरह से मैं जो रिएक्ट करता हूँ वो मेरे अवेयरनेस पे डिपेंड करता है। अब लेट सपोज कि मैंने कोई स्नेक देखा, अब मेरे पास वो अवेयरनेस है कि नहीं, स्नेक तो काटती है ना, स्नेक काटता है और इससे मुझे दूर जाना चाहिए, नहीं तो ये मुझे भी काट लेगा, ये मेरा अवेयरनेस है। तो अगर मैंने किसी स्नेक को देखा तो मेरा रिएक्शन क्या होगा, इसके दूर भागते हैं, मैं दूर भाग जाऊंगा, है ना। सो माई रिएक्शन टू समथिंग विल बी एन अवेयरनेस ऑफ दैट सम। अब ये होता क्यों है ऐसा, वाई परसेप्शन ऑफ मी इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ यू। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर एक एस्पिरेंट्स के, हर एक ह्यूमन बीइंग के जो होता है वो अलग अलग वैल्यूज हैं, फॉलो करता है, उनके मोरल्स अलग हैं, वो डिफरेंट सोसाइटीज में रहता है, उन्होंने जो इन्वायरमेंट में वो पढ़े बड़े हैं, ठीक है, वो चीज़ आपका परसेप्शन बनाता है, ठीक है। अब वाई ए रिएक्शन टू यू इज एन अवेयरनेस मी। अवेयरनेस हमारे पास जितना होगा हम रिएक्ट तो उतना इसी तरह से करेंगे। लेट सपोज कि अवेयरनेस हमारा चेंज होता है ड्यू टू समथिंग, देन हमारा रिएक्शन भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा। अगर मुझे ये अवेयरनेस आ जाए कि स्नेक काटता नहीं है, स्नेक फ्रेंडली होता है, तो फिर हो सकता है कि मैं वहाँ पे खड़ा रहूँ और भागूँ नहीं, राइट। सो इस तरह से जो है आप ऐसे को कीवर्ड्स में तोड़ करके और उसका क्वेश्चन फ्रेम करके आप उसको एग्जैक्टली समझ सकते हैं कि ऐसे में क्या पूछना चाह रहा है। आपको अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी कि क्या पूछना चाह रहा है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, ईगल व्यू। ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ये मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स मिस कर देते हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि ऐसे टॉपिक शुड बी रेड विथ ईगल व्यू। आप अपने आप को एकदम टॉप पे लेके चले जाएं और तब जाके देखें कि ये कहना क्या चाह रहा है। ऐसे मैं किसी चीज़ को बहुत छोटे में तो नहीं ले रहा हूँ, किसी भी टर्म्स को मैं बहुत ज़्यादा नैरोली तो नहीं समझ रहा हूँ, है ना। तो आपको ईगल व्यू में जाना है। जैसे आपने देखा होगा कि क्रिकेट स्टेडियम में एक ईगल कैमरा लगा हुआ रहता है जो सबसे एकदम टॉप व्यू लेता है, सारे शॉट्स जो क्रिकेटर्स लगाते हैं, जो बैट्समैन लगाता है, उसको बहुत अच्छे से कैप्चर करता है। तो अगर आप ये ईगल व्यू रखते हैं तो आपको भी ऐसे को बहुत अच्छे से कैप्चर करने की कैपेसिटी आ जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन बताइए, आप ही बताइए, द वर्स्ट फॉर्म ऑफ इनइक्वलिटी इज टू ट्राई टू मेक अनइक्वल थिंग्स इक्वल। अब मोस्ट कॉमन परसेप्शन ये है
कि जैसे ही हम लोग इनइक्वलिटी के बात देखते हैं, इनइक्वलिटी वर्ड्स ही पढ़ते हैं, तो हमारा दिमाग जाता है कि ये इकोनॉमिक इनइक्वलिटी की बात कर रहा है ना। और अगर एग्जाम प्रेशर में हम ये समझे नहीं कि ये दूसरे तरह का इनइक्वलिटी भी हो सकता है, तो पूरा का पूरा ऐसे हम लोग इकोनॉमिक इनइक्वलिटी पे लिख देंगे, और वो ऐसे बहुत ही नैरो डायमेंशन में लिखा पाएगा और वो गलत हो जाएगा, बहुत खराब नंबर आएंगे। अब ये सोचिए, यहाँ पे कहीं भी लिखा है क्या इकोनॉमिक इनइक्वलिटी? कहीं भी नहीं लिखा है, तो आपने एज्यूम कैसे कर लिया कि ये इकोनॉमिक इनइक्वलिटी के बारे में पूछा गया है? राइट, बहुत सारे डायमेंशन में कवर करना पड़ेगा। इकोनॉमिक इनइक्वलिटी तो करना ही पड़ेगा, सोशल इनइक्वलिटी, पॉलिटिकल इनइक्वलिटी, इन्वायरमेंट इक्वलिटी, टेक्नोलॉजिकल इनइक्वलिटी, तो ये सब सारे टॉपिक्स जो है इसमें कवर करने पड़ेंगे, और भी डायमेंशंस कवर करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? यही है ईगल व्यू। टॉप से जाके देखें कि इस इनइक्वलिटी का और क्या क्या मतलब हो सकता है। आगे चलते हैं। वर्ल्ड ऑफ रियलिटी हैज इट्स लिमिट एंड वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन इज बाउंडलेस। अब तो ये तो इतना बड़ा ब्रॉड टॉपिक है कि यहाँ पे तो बहुत कुछ कवर किया जा सकता है। समझ रहे हैं? रियलिटी वर्ड्स और लिमिट वर्ड, इसको देख के, और इमेजिनेशन वर्ड, इसको देख के एस्पिरेंट सोचते हैं कि ये एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक है। वो उनका पूरा का पूरा ऐसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड हो जाता है, और वो बहुत ही नैरो डायमेंशन में, बहुत ही छोटा सा वो ऐसे बन के रहे। अब कहीं भी लिखा है क्या कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है? अब रियलिटी को और इमेजिनेशन को और लिमिट को आप सिर्फ और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर सकते हैं? नहीं, इसको तो बहुत सारे हिस्टोरिकल से कर सकते हैं, सोशल, पॉलिटिकल से, सब तरह का डायमेंशन इसमें आएगा। राइट, तो ईगल व्यू होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलते हैं आगे। और उसके बाद एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ना है कि ऐसे टॉपिक में पूछा क्या गया है। सिर्फ इंडिया के बारे में पूछा गया है, इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में पूछा गया है, इंडियन सोसाइटी के बारे में पूछा गया है, या फिर वर्ल्ड के बारे में पूछा गया है? अगर इंडिया वर्ड इस मेंशन नहीं हो तो फिर आपको पूरे वर्ल्ड के बारे में लिखना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हाउ फार हैज डेमोक्रेसी इन इंडिया डिलीवर्ड द गुड्स। अब यहाँ क्लियरली इन्होंने मेंशन कर दिया है डेमोक्रेसी इन इंडिया, तो यहाँ पर आपको इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में आप लिखेंगे और उससे आपका काम चल जाएगा। अब वही दूसरा टॉपिक देखिए, इन ए डेमोक्रेसी वी गेट द लीडर्स वी डिजर्व। अब यहाँ पे कहीं भी इन्होंने बोला कि इंडियन डेमोक्रेसी, इन्होंने सिर्फ डेमोक्रेसी बोला। अब क्या पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया के पास डेमोक्रेसी है? ऐसा तो नहीं है। बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे ये डेमोक्रेसी है ना। यूएसए का एग्जांपल लेंगे, फ्रांस के एग्जांपल लेंगे, ब्रिटेन के एग्जांपल लेंगे, सब तरह का एग्जाम्पल से आप समझाएंगे कि कैसे वी गेट द लीडर्स वी डिजर्व। सिर्फ इंडिया का डेमोक्रेसी पे अगर बेस्ड रखते हैं आप अपना ऐसे, तो आपका ऐसे बहुत नैरो डायमेंशनली कवर्ड हो जाएगा और बहुत खराब मार्क्स आएंगे। ये सब बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स ऐसे एग्जाम में करते हैं। चलते हैं आगे। कुछ इमेच्योर मिस्टेक्स होता है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे देखने वाले ऐसे कोई इमेच्योर होंगे जो कि इस तरह के मिस्टेक्स करेंगे, लेकिन फिर भी मेरा काम है बताना, तो मैं बताता हूँ। इमेच्योर मिस्टेक्स एस्पिरेंट्स में, अब वो ऐसे टॉपिक बहुत नैरोली समझते हैं और उसको एग्जैजरेट करके सेम पॉइंट को बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है, और उनका लिटरल मीनिंग ले लेते हैं। अब कोई फिलोसफिकल कोट है, उसका लिटरल मीनिंग ले लेते हैं और उसी को एक्सप्लेन करते जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेंगे, शिप्स डोंट सिंक बिकॉज ऑफ वाटर अराउंड देम, शिप्स सिंक्स बिकॉज ऑफ वाटर दैट गेट्स इनटू देम। अब कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं, मैंने ऐसे कॉपी भी चेक किया हुआ है, जिन्होंने ये सिर्फ लिखा है कि कैसे शिप में पानी आ जाता है और कैसे वो डूब जाते हैं। पूरा का पूरा 1000 वर्ड्स उन्होंने यही लिखा है, राइट। तो मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा कोई गलती कर रहे होंगे, स्टिल आपको बता दिया, ठीक है। बट यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो समझने की जरूरत है। शिप का मीनिंग अलग अलग आएगा, वाटर का मीनिंग अलग अलग आएगा। यहाँ पे कंसेप्ट को कोरिलेट करने की जरूरत है डिफरेंट डायरेक्शन में, जैसे कि बैटल ऑफ पलासी
को आप कर दें, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर लाइक द रावण को कर दें, इकोनॉमिक इवेंट्स का कर दें कि किस तरह से 1991 क्राइसिस हुआ और उसके होने के बहुत सारे कारण थे। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो वो अच्छा ऐसे बन के आएगा, ना कि इस तरह से। ये वाला पार्ट जो है आपको नहीं कर। चलते हैं आगे, और भी इमेच्योर मिस्टेक्स देखते हैं। वो क्या करते हैं, एक ऐसे लिखा हुआ है, इंटॉलरेंस इज द फर्स्ट साइन ऑफ इनएडिक्वेट एजुकेशन। अब उन्होंने देख लिया टर्म की इंटॉलरेंस लिखा हुआ है, उनके पास इंटॉलरेंस का नॉलेज बहुत ज़्यादा है और उनके पास एजुकेशन का भी नॉलेज बहुत ज़्यादा है। अब वो क्या करते हैं कि आधा ऐसे लिख देते हैं इंटॉलरेंस के बारे में विदाउट लिंकिंग एजुकेशन, और आधा ऐसे लिख देते हैं एजुकेशन के बारे में विदाउट लिंकिंग इंटॉलरेंस। तो ये ऐसे सरासर गलत हो जाता है, आपको ऐसा नहीं करना है। मैंने बताया पहले भी कि आपको पूरा का पूरा स्टेटमेंट इन टोटलिटी पढ़ना है। इंटॉलरेंस इज द फर्स्ट साइन ऑफ इनएडुकेट एजुकेशन। एक एक पैराग्राफ जो आप लिखेंगे ऐसे टॉपिक में, वो इस चीज को जानना चाहिए कि किस तरह से इंटॉलरेंस इनएडुकेट एजुकेशन के कारण हो रहा है। ठीक है, कैसे इनएडुकेट एजुकेशन को हम लोग एजुकेशन के साथ रिप्लेस करेंगे तो फिर ये इंटॉलरेंस कम होता जाएगा, है ना। इस तरह की चीजों को आप लिखेंगे, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे टॉपिक को पढ़ना कैसे है, उनको समझना कैसे है। सबसे पहले ऐसे पेपर जब स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे आप 5 से 10 मिनट टाइम लीजिए ऐसे सही ऐसे टॉपिक सेलेक्ट करने के लिए, और फिर उसको ढंग से पढ़िए, उसको ढंग से समझिए, उसके ब्रॉड डायमेंशन को समझिए, उस ईगल आई व्यू को समझिए, हर एक तरह से समझ लीजिए, तब आप उसके रफ वर्क पे जाएं, और जब रफ वर्क कंप्लीट हो जाए तभी आप ऐसे बनाएं। ये सब चीज़ हम लोग आगे भी बहुत डिटेल में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।